गया। आज हम डिस्कस करेंगे क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ने रूस यानी रशिया को चाइना के बहुत करीब पहुंचा दिया है। अगर आप देखेंगे तो चाइना का बहुत सारा जो निवेश हो रहा है अब वो रशिया में हो रहा है। अगर आप लेक बैकाल को देखेंगे तो वहां पर वो एक वाटर बॉटलिंग प्लांट लगा रहे हैं। बहुत सारा जो चाइना से जो वर्कफोर्स है, जो लोग काम करते हैं, वो रशिया में जाके वहां से लकड़ी यानी टिम्बर फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में रशिया में हुआ है चाइना की तरफ से। और अगर आप इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने एक जंग लड़ी है एक जमाने में, और अब जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है इसको रशिया को चाइना के करीब पहुंचा दिया। इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होने वाला है? बिकॉज इंडिया रशिया के भी बहुत क्लोज रिलेशंस है, पर अब रशिया के चाइना से हमसे भी ज्यादा गहरे ताल्लुकात है ट्रेड के वजह से, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं और चाइना उनको बहुत ज्यादा पैसे दे पाता है बिकॉज वो एनर्जी यानी गैस। और ये इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होने वाला है? बिकॉज इंडिया रशिया के भी बहुत क्लोज रिलेशंस है, पर अब रशिया के चाइना से हमसे भी ज्यादा गहरे ताल्लुकात है ट्रेड के वजह से, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं और चाइना उनको बहुत ज्यादा पैसे दे पाता है बिकॉज वो एनर्जी यानी गैस और क्रूड ऑयल दोनों ही लेता है रशिया से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है एम्बेसडर दयाल, अभिजीत अय्यर मित्र और एम्बेसडर अशोक सजनार। सर मैं आपसे पहले चालू करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये जो इमर्जिंग रिलेशनशिप है इसका भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका की जो विदेश नीति है और रशिया को देखें तो उनमें कोई डायरेक्ट बहुत कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, और जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या सस्पिशन है वो तीसरे देशों को लेकर हो रही है। अच्छा, जैसे कि ईरान के प्रति क्या नीति है, ठीक है, सीरिया में अमेरिका का दूसरा रुख है, रशिया का दूसरा रुख है, ठीक है, यूक्रेन में हमने देखा, हमने जॉर्जिया में देखा, ठीक, कि यूरोप के देशों ने यूरोप के देश है वो अभी भी रशिया को अपना प्रथम एनिमी समझते हैं, और जबकि अमेरिका के लिए रियली अगर आगे भविष्य में देखें तो चीन उनका मेन प्रथम एडवर्सरी यूरोप की चाल है। ये यूरोप की चाल तो नहीं, पर कुछ ऐसा लगता है कि यूरोप काफी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखता है। जैसे मैं समझता हूं कि हम हमेशा देखते हैं कि इजराइल में और जूइश लॉबी में एक शक्ति है, एक इन्फ्लुएंस है, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो इस समय हम जैसे ईरान के प्रति देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो इतनी खराब है वो इसलिए है क्योंकि इजराइल उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर वो एक दूसरी डिबेट है। भारत के लिए ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि देखिए भारत के चीन के साथ संबंध चाहे जितना हम चाहें, वुहान स्पिरिट चाहे, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट चाहेंगी, पर जो चीन और पाकिस्तान में जो एक पुरानी दोस्ती है, डिपेंडेंस है, वो हमेशा चीन उसको पहले रखेगा और हमारे हित कहीं ना कहीं हमारे नीचे आएंगे। और फिर बॉर्डर इशू भी है, तो हमारे चाइना से संबंध चाहे जितना हम चाहें वो स्टेबल तो हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में वो फ्रेंडली हो जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के वेलविशर हो जाएंगे, शुभचिंतक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता वो होगा। इस समीकरण को अगर हम देखें तो हमारे रीजन में हमेशा रशिया हमारे साथ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई हो, 1962 में, बाद में भी चाइना के अगेंस्ट भी रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ था। और अगर चीन और रूस आपस में मिल जाएंगे तो इस पूरे क्षेत्र में उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा, और वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के संबंध मुझे नहीं लगता कि कभी बहुत मधुर हो पाएंगे, क्योंकि इश्यूज ऐसे हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। न बॉर्डर का कोई समाधान है, न तिब्बत का कोई समाधान है, और अनफॉर्चुनेटली न पाकिस्तान का कोई समाधान है। अच्छा। ये तीनों समस्याएं कैंसर है और वो रहेंगी और हमें दुखी करेगी। अच्छा, तो इसलिए चीन से हमारी दोस्ती हो नहीं सकती। मैंने हो सकता है कि लड़ाई ना हो या ना हो, व्यापार चलता रहे। और व्यापार का एक और इशू है चीन के साथ, $60 बिलियन का हमारा डेफिसिट है उनके अगेंस्ट, वो किसी तरह ब्रिज नहीं हो पा रहा है। तो समस्याएं हमारी चाइना के साथ बहुत है, और उनका कोई समाधान मुझे निकट भविष्य में या 10 साल के पर्सपेक्टिव में भी नजर नहीं आता। और उसमें अगर हमारा जो हमेशा का दोस्त रहा है, अभी भी देखिए कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट आया है वो रशिया से आया है। हाँ।
तो रशिया और चाइना अगर बहुत दोस्त हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे हितों को उससे नुकसान हो सकता है। जैसे मुझे रशिया के एक वाइस मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने हमको ये कहा कि अगर मैं 9 महीने चाइना को देता हूं तो 3 महीने इंडिया को देता हूं, मेरा काम ऐसा बटा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि वो चाइना उनके फर्स्ट प्रेफरेंस पर है। तो मुझे अभी मैं अभिजीत के पास जाना चाहूंगा, मुझे आपसे अभिजीत ये समझना है कि अगर 9 महीने फॉर एग्जाम्पल वो दे रहे हैं चाइना को, और चाइना से ही सारा पैसा आ रहा है, वहां पे इंडस्ट्री लग रही है, और ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रशिया को कोई चारा नहीं छोड़ा है कि वो चाइना के साथ ट्रेड करे, क्योंकि इतना पैसा उनको और कोई दे नहीं सकता है। और एक दूसरा एंगल है कि मैं देखता हूं कि रशिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना से लोग आ रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, और वो लोकल पॉपुलेशन को कुछ मिल नहीं रहा है। इसका इंडिया पे अगर आप देखें अगले 5-7 साल में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका प्रभाव हमको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जब तक इंडिया की क्षमता नहीं है कि हम रूस से इतना खरीदें जो चीन खरीद सकता है। पर फिर भी आप देख लीजिए हमने कितने अच्छी तरह से हमारा पॉलिसी कायम रखा है कि अभी भी रूस हमारे से पहले पूछता है अगर वो चाइना को कुछ वेपन्स बेचना चाहता है करके। पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल इंडिया को है। जब हमने बोला हम ये सुखोई 57 जो उनका नया स्टेल्थ फाइटर नहीं बनाने वाले हैं, उसी के बाद उन्होंने जाके चीन से पूछा भाई तुमको कुछ करना है, चीन ने बोल दिया नहीं। तो एक किस्म से इंडिया का अभी भी एक वीटो जो है कायम है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंटली क्या होता है रूस में, उन्होंने सेपरेट कर लिया है कि इकोनॉमिकली हम तुम्हारे पास रहेंगे पर स्ट्रेटेजिकली हम हिंदुस्तान के पास रहेंगे। अच्छा। और ये यूनिक नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक कमोडिटीज बेस्ड इकोनॉमी है और उनके व्हाइट पेपर में बहुत क्लियरली लिखा है ये कैसे है कि हमारा एंटायर मार्केट चीन पे डिपेंडेंट है। हाँ। पर फिर भी स्ट्रेटेजिकली हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा, राइट। सो ये कोई एक यूनिक मसला नहीं है। पर जो एम्बेसडर तयाल ने बोला था ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं द टिरेनी ऑफ द मेटाफोर। और यहां जो मेटाफोर है ये है मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट, जो ये छोटे छोटे कंट्रियां जो हैं पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये इस्तेमाल करती हैं अमेरिका को याद दिलाने में। देखा तुमने 1939 में हमारे को क्या किया था, हमारे आजादी को तुमने बर्बाद कर दिया था, और जब जर्मनी और रूस ने ये पैक्ट बनाया था तुमने हमको छोड़ दिया करके। तो ये लोग क्या करते हैं कि तयाल सर बिल्कुल सही हैं, बोल रहे हैं कि जो क्लैश है ये अमेरिका और रूस के बीच में नहीं है, ये थर्ड कंट्रीज द्वारा है। पर वो थर्ड कंट्रीज हमेशा अमेरिका के को इसमें किसी न किसी तरह से घुसेट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे करते हैं, ये एक बहुत अमेरिका का भी कभी कभार ना सेवियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये जाके ये टिपिकल जब कोई छोटू जाके कोई गुंडा माफिया से कोई ये करता है, वो आपसे आके बोलता है आप हमारे भगवान हो, हम आपके चरणदास हैं, प्लीज आके हमको असिस्टेंस दीजिए। तो आप जॉर्जिया में क्या हुआ था, फिर से जॉर्जिया ने अमेरिका को अपील किया था, यूक्रेन में भी ये अपील हुआ है। मेरे को तो ये बहुत अजीब लगता है कि आप बोल रहे हो रशिया ने जाके एनेक्स कर दिया है क्राइमिया को, उधर कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ था उनके, उधर तो 98% इज अ रशियन माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उनको चाहिए था तो प्लेबिसाइट हुआ, वो हो गया। सो इसमें क्या है, इसीलिए हमने सपोर्ट नहीं दिया था इन सारी चीजों को, क्योंकि तुम हमको सपोर्ट करो कश्मीर पे, फिर हम तुमको उधर सपोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर ये वन वे, इट्स ए प्योरली ट्रांजैक्शन। तो अभी तक मैंने कोई सीरियस असर नहीं देखा है। एक जमाने में क्या हो रहा था, ये इंडिया का जो मेंटल फिक्सेशन है, वी शुड नेवर, इन दोनों को कन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। रशिया इकोनॉमिकली चाइना के पास जा सकता है, पर फिर भी स्ट्रेटेजिकली वो चाइना से अलग रह सकता है, वो चाइना के दबाव में नहीं आएगा। क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं कि जो उनके 4 S-400 बैटरीज हैं जो एडवांस्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, 2 तो सेंट्रल रशिया में है, एक वेस्ट में है, पर एक ईस्ट में है चाइनीज बॉर्डर के पास। क्यों? उनके जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स बैटरीज हैं वो भी ज्यादातर ईस्ट में ही है अभी। क्यों? चाइना से, क्योंकि चाइना, उनका पहला खतरा चाइना है, क्योंकि डायरेक्ट बॉर्डर है चाइना के साथ, वो डायरेक्ट जंग लड़ चुके हैं। रूस और अमेरिका कभी डायरेक्ट जंग नहीं लड़ चुके हैं, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ चुके हैं, डायरेक्ट नहीं। तो ये हमेशा डायरेक्टली चाइना से ही थ्रेट रहेगा। तो उनका थ्रेट, ये 2 बाइनरीज नहीं है, अगर एक है तो दूसरा नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते। वो चाइना का बेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर भी हो सकता है और चाइना का स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर भी हो सकता है। ठीक है, एक फेयर पॉइंट है, पर ये कैसे आगे रिलेशनशिप चलेगा ये समझने में थोड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि अगर आप चाइना का एक रुख देखें
तो वो पनिश करने में बिलीव करता है। अगर आप उनकी लाइन टो ना करें तो वो बिजनेस वाइज आपको ड्यूटीज बढ़ा करके, इंपोर्ट्स रोक करके, कनाडा के साथ क्या हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं। तो अगर आप ये सब कंसिडर करें तो एम्बेसडर सज्जनर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो चीन और रूस के जो संबंध हैं वो तो और सुदृढ़ होते जा रहे हैं, गहरे होते जा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं जो रूस ने अभी ये मान लिया है, जो चीन एक उभरती शक्ति है, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो कुछ वो कहता है हम उसके साथ रहेंगे, उससे हमारा भी फायदा है और उससे अपने को हम जितना हमारे पास शक्ति होगी हम इसको बढ़ाते जाएंगे। मेरे विचार से देखिए, वो चीन के विरुद्ध किसी भी हालत में, चाहे वो सामरिक चीज हो या आर्थिक चीज हो, उसमें वो उसको कंपीट नहीं करेगा, उसके विरुद्ध नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए, चाहे वो एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक बनाना हो, चीन को बहुत दिक्कत है तो रूस भी उसके साथ आपको साथ नहीं देगा। ठीक है। साउथ चाइना सी में चीन को बहुत दिक्कत है, तो जो जैसा ये हो रहा है वहां पर ला रहे हैं, तो रूस भी उनको साथ देगा। रूस का इतना ज्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं है वहां पर ठीक है, उसका ट्रेड जाता है वगैरह वगैरह, पर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है चीन के लिए। तो वो चीन के विरुद्ध कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहता है। तो परंतु सभी जो देश हैं, हमको ये देखना होगा, सभी देश अपने इंटरेस्ट देखते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो अभिजीत ने कहा, जो चीन को देने से पहले रूस हमसे पूछेगा। देखिए, हमारे जो सामरिक इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, मैं अफगानिस्तान में आपको बताता हूं। अब अफगानिस्तान में हमारे कितने इंटरेस्ट हैं, परंतु फिर भी रूस तालिबान से बात कर रहा है, रूस पाकिस्तान से बात कर रहा है, रूस पाकिस्तान को शस्त्र सामग्री भी दे रहा है, उनके साथ ट्रेनिंग भी कर रहा है। तो देखिए, जो देश हैं वो ये देखेंगे जो इस समय मेरा हित कहां पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो इनका पहले ये मित्र बिल्कुल नहीं थे, 70-80 के उसमें दशक में बिल्कुल मित्र नहीं थे, परंतु जिसे कहा जाता है नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब उन्होंने देखा है जो अमेरिका उनके विरुद्ध हो गया है, परंतु इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये भी देखना है, जैसे एम्बेसडर तयाल ने बोला भारत और चीन के बारे में। देखो, जो मंडला थ्योरी है, जो अगर आपके नेबर्स हैं तो आपकी रिलेशंस एडवर्सेरियल होंगी, आपके रिलेशंस हॉस्टाइल होंगी। कुछ समय के लिए ठीक हो जाए, परंतु आगे चलते हुए बहुत ऐसे एरिया आएंगे, क्षेत्र आएंगे जिसमें आपका कॉन्टेस्टेशन होगा। ऐसा ही रूस और चीन के साथ भी मेरे विचार से होने वाला है। तो जो हम नीति अपना रहे हैं, जो चाहे रूस अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ऐसे काम करे जो हमारे हित के बिल्कुल एकदम सामंजस्य नहीं रखता है, थोड़ा विपरीत है, परंतु फिर भी हम अपने संबंध रूस के साथ अच्छे रखेंगे, क्योंकि आगे जाते हुए मुझे पर्सनली पूरा यकीन है जो इनमें थोड़ी अनबन होगी आगे चलते हुए, क्योंकि जैसे जैसे रूस का रुतबा बढ़ेगा, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो रूस चाहेगा जो बिल्कुल ही चीन से वो दबा हुआ नहीं रहे। तो इसीलिए उनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी और उसका फायदा हम उठा पाएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग। वेलकम बैक। जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर। रशिया ने उनको अपने पैसे बचाने थे, उन्होंने जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं, चीज हो, बाकी सारे प्रोडक्ट्स हो, वो लेना बंद कर दिया यूरोप से। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को विकसित किया। अब वो एक्सपोर्टर भी एक टाइप के बन गए इन प्रोडक्ट्स के। उन्होंने बड़े बड़े डेयरी फार्म्स लगाए, तो उनका एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो काफी उससे उनको बेनिफिट हुआ। और अब रशिया के लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमको तो फायदा हो गया सैंक्शंस का, हमारी इंडस्ट्री को डेवलप होने का चांस मिला। अगर आप रशिया में देखेंगे तो उनका जो आर्टिक रीजन है, वहां पर उनको ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं, वो उनको निकालना था। उसके लिए उनको अमेरिका या अमेरिका के एलाइज की टेक्नोलॉजी जो है, जो ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी, वो चाहिए थी, वो उनको मिल नहीं पाई सैंक्शंस के कारण। तो इसका प्रॉब्लम, इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने चाइना से अपना ट्रेड जो रॉ मटेरियल है उसमें और बढ़ा दिया। उसका मतलब वो चाइना के और करीब चले गए। तो क्या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति, क्या वो विफल हुई, ये मैं समझना चाहूंगा एम्बेसडर तयाल से।
मैं समझता हूँ कि रशिया को जो अगर वो कुछ दंड देना चाहते थे, उनको पनिश करना चाहते थे, तो जैसा मिस्टर सज्जनार ने कहा, वहां कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है और लोगों का जैसा रहने का स्टैंडर्ड पहले था वैसा ही अब है। ये स्थिति जैसे ईरान के बिल्कुल विपरीत है। ईरान में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पनिश कर पाए हैं, हाँ। पर रशिया में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा, रशिया में साइंटिस्ट है, रिसोर्सेज है, पैसा भी है, पर कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की कमी है। हम दोनों वहां पोस्टिंग कर चुके हैं और कुछ कमी है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। हाँ। जो हमने देखा है, रशिया के कुछ लोग अमेरिका में जाके एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। नहीं, पर वो सब ओलिगार्क्स है और वो हेरा फेरी का पैसा है। आई एम सॉरी टू से अच्छा, कि ऑनेस्टली किसी कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी का नेचुरल रिसोर्सेज है, कहीं वो आर्बिट्राज ले रहे हैं, किसी कुछ कंट्रोल करते हैं, कोई रिसोर्सेज। अगर हमारे व्यूअर्स को हम समझाना चाहें तो ये वो नहीं है कि आईफोन बना के पैसा कमा रहे हैं, इंटेल चिप्स टेक्नोलॉजी का पैसा नहीं है, कि कोई छोटा मेहनत का पैसा नहीं है, वो किसी तरह रिसोर्सेज या कुछ कंट्रोल करने के और उसको ऊंचे दाम पर बेचकर अपना पैसा बना रहे हैं। तो ये कमी अभी रशियन कैरेक्टर में है या रशियन पर्सनैलिटी में है, वो अभी भी है। इसलिए वहां की रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है और चाइना के साथ उन्होंने इसको और अपने संबंध को प्रगाढ़ किया है। जैसे $400 बिलियन की गैस अगले 30 साल में रशिया से चाइना को सप्लाई की जाएगी। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हुआ। पर और ये देखिए, अभी तक चाइना का इन्वेस्टमेंट रशिया में केवल करीब $20 बिलियन है। चाइना पूरी दुनिया में फैक्ट्री लगा रहा है, पर रशिया में नहीं लगा रहा है। पर रॉ मटेरियल लेके पर वो कहीं अपने देश में ले जा रहा है। नहीं, लेकिन इससे कल विवाद होगा। विवाद होगा जहां तक मैं समझता हूं कि चाइनीज लोगों की संख्या जब रशियन फार ईस्ट में बढ़ती चली जा रही है और उनके इन्वेस्टमेंट कहीं कहीं बाइकर लेक का जिक्र हुआ था, वहां बढ़ता जा रहा है और कुछ रशियंस को ये पसंद नहीं आ रहा है कि चाइनीज की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। और तो लगता है वो लोकल लेडीज से शादी के बारे में लोग इसीलिए भी चिंता कर रहे हैं क्योंकि रशिया का फार ईस्ट का साइज हिंदुस्तान से दुगना है और दिल्ली का 1/3 पॉपुलेशन जी है। तो इतना ज्यादा पॉलिटिक्स देखोगे तो कोई भी देश डरेगा। और चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, तो वो इससे बहुत घबराए हुए हैं कि चाइना इतनी संख्या में ना आ जाए कि आगे जाकर चाइना और रशिया में भी क्लैश हो। अभी समय की कमी है। अभिजीत, आप मुझे क्विकली बताएं, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? तो आई वॉन्ट टू अग्री ऑन दिस कि रशिया पे इस सैंक्शंस का माइनर इफेक्ट पड़ा था 1-2 साल के लिए। उसके बाद अगर मैं तो रूस जाते रहता हूं, उधर एवरेज इंसान पे इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि उनका जो सैंक्शंस रेजिलियंस पॉलिसी है वो बहुत अच्छा है। पर ये मैं जो दयाल सर बोल रहे थे उनसे टेक ऑन करना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे जो 1990 में जो 100 लोग चुने गए थे, दिस सो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी जो था, ये 100 बहुत ही इंटेलिजेंट लोग चुने थे और उनको ये स्टेट मोनोपोलीज दी गई थी इनको ये करने के लिए। तो अगर आप देखोगे ये बोरिस बेरेजोव्स्की, रोमान अब्रामोविच, ये सब उसी तो वो भी स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म था, इन दैट सेंस क्रोनी कैपिटलिज्म था। और यही लोग फिर जाके बोरिस येल्सिन को अपना कठपुतला बना के नचवा रहे थे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बोरिस येल्सिन के टाइम पे जो रूस का वीकनेस था इंटरनेशनली, वो इतना ये था क्योंकि ये कठपुतले जिनका बिजनेस था वेस्ट में गैस या पेट्रोल बेच के आर्बिट्राज बना के उसको वेस्ट में बेचने का, उनका इंटरेस्ट भी वेस्ट के साथ था और वो रूस को एक किस्म से वीकर कम शक्तिमान करना चाहते थे। ये सब पुतिन के साथ बदल गया, ठीक है। पर पुतिन का साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने देखा है कि एक बिजनेस जो है इसकी क्षमता जो है स्टेट को वीकन करने का, ये वो बहुत खतरनाक समझते हैं। तो एक किस्म से वो वापस कमांड इकोनॉमी पे चले गए हैं। अगर आपको रूस का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट देखना है तो आप इजराइल को देखिए, क्योंकि जो इजराइल में जो सभी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दीज आर ऑल रशियन जूज दैट एमिग्रेटेड। रूस से जाके वो अभी भी रूसी को ही बात करते हैं इजराइल में। उनका फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा रूसी है। इवन दो दे आर जूज दे विल ईट पोर्क, क्योंकि वो होल कम्युनिस्ट माइंडसेट था कि ये सब कल्चरली हम जूज हैं पर हम पोर्क खाएंगे और ये सब। और यही लोग जाके सिलिकॉन वैली में भी स्टार्टअप कर रहे हैं।
But रशिया में नहीं कर पा रहे। रशिया में नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, कल्चरल नहीं है, वो बिजनेस स्टार्टअप एनवायरनमेंट है। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप चाहते हैं, देयर शुड बी द रूल ऑफ लॉ। जब पुतिन ये सब बोरिस बेरेज़ोव्स्की के अगेंस्ट प्रोसीड कर रहे थे, दे कुड नॉट यूज द रूल ऑफ लॉ अगेंस्ट देम। उनको हमेशा उन्होंने 100 डिफरेंट वेरिएशंस कर रखा था, जिससे उन्हें घटपट करके अपना पैसा बनाया था। तो हर चीज के लिए एक डिफरेंट लॉ उनको अप्लाई करना था, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। तो इसके अगर आपको रूल ऑफ लॉ नहीं है, स्टार्टअप कल्चर आपके देश में नहीं आ सकता। बहुत फेयर पॉइंट है। तो इसी वजह से वो स्टार्टअप कल्चर नहीं आ रहा है। ये कल्चरल नहीं है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इश्यू है। But this does not mean Russia has a lack of talent. It has a huge, massive आप कह रहे हैं टैलेंट है, एनवायरनमेंट की जरूरत है। फेयर पॉइंट है सर, आप क्विकली कंक्लूड करें इस डिस्कशन। पहली मर्तबा वो, क्योंकि 2000 के बाद जब से पुतिन साहब आए हैं, तेल गैस का रेट्स ऊपर हुए हैं और उनकी जो रहने की स्थिति है बड़ी अच्छी हुई है, और इस वजह से दे हैव बीन एबल टू, जिसे कहा जाए कॉकस लुक एट दी अमेरिकन्स, और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने को इसको बिल्ड करने में बहुत ही इसका फायदा उठाया मैं है। इस पे एक लाइन ये जोड़ना चाहूंगा कि जब यूएसएसआर बिखर गया, उस टाइम प्रेसिडेंट पुतिन उस टाइम एक ऑफिसर थे इंटेलिजेंस एजेंसी में उनकी, और केजीबी जिसको कहा जाता था, और उस टाइम ईस्ट जर्मनी में वो पोस्टेड थे, और उनका कनेक्शन नहीं लग पा रहा था अपने हेडक्वार्टर्स से, कनेक्शन कट गया था, उनकी बात नहीं हो पा रही थी। तो अगर आप उनके लाइफ एक्सपीरियंस को देखें तो वो भी कहीं इस असमंजस से गुजरे हैं कि देश मेरा बिखर गया, और शायद वो जो रिस्पॉन्स करते हैं एज प्रेसिडेंट, उसमें भी वो आपको देखने को मिलता होगा, और इसीलिए वो इस तरह वेस्ट को चैलेंज करते हैं। हम इस मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा करेंगे, बट मैं थैंक यू कहना चाहूंगा एम्बेसडर तयाल को, अभिजीत अय्यर मित्रा को, और एम्बेसडर सजनहार को। उन्होंने हमको अपना समय दिया इस एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच।